तो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं प्रभाकर बाबुलकर, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज दिल्ली, विकासखंड यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। आप सभी का युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस के गूगल मीट और यूट्यूब लाइव प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक आप जो कक्षाएं पढ़ चुके हैं, क्लासेस पीछे पीछे आपने पढ़ी हैं 3-4 क्लासेस। तो उनमें आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक के आगे हम शुरू करेंगे। अभी वो अध्याय हमारा पहला अध्याय है भौतिक विज्ञान का, कक्षा 12 का, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी अध्याय का अगला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, तो इसमें पहले हम ये देख लें कि आज की जो पढ़ने की हमारी जो विषय सूची है वो क्या क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की विषय सूची है टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर टुडे। जो आज का हमने अध्याय पढ़ने हैं, इस अध्याय में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है पहला बेटा विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। और फिर पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फिर अंत में हम पढ़ेंगे विद्युत विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों, आपको मैं आशा करता हूँ आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब लाइव पे और साथ ही साथ गूगल मीट पे। जो बच्चे गूगल मीट पे जुड़े हैं वहाँ से देख सकते हैं, और जो वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो बेटा आप लोग यूट्यूब लाइव पर आपको युक्तम जो हमारा उसमें युक्तम का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया है कि आप वहाँ पर उस चैनल में जा कर के आप वहाँ से यूट्यूब लाइव में जा कर के वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो बच्चों, आपसे एक आग्रह है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और सुने और समझने का प्रयास करें, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्क्रीन हो सकता है आपकी मोबाइल की जैसे छोटी होती है, तो निश्चित है कि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से न भी दिखता हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि जहाँ पर जिस चीज़ को बताया जा रहा है बच्चों, वहाँ पर आप जूम इन करके देख लीजिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप जूम इन कीजिए वहाँ पर, ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। और फिर नेक्स्ट जैसे ही अगला कुछ आता है तो उस वो फिर आप तुरंत वहाँ पे चले जा सकते हैं। तो अपनी स्क्रीन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिना देरी के। तो हम एक एक करके इन कॉन्टेंट्स को पढ़ेंगे, लेकिन इन कॉन्टेंट्स को पढ़ने के से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमने अब तक क्या पढ़ा और क्या इस इन टॉपिक्स को समझने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। यानी कि आज की जो संबोध हैं, यानी कि आज के जो टॉपिक्स हैं, उनको समझने के लिए आपको किन किन बातों को जानना जरूरी था, जो कि आप जान चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो आज के संबोध के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान। तो बेटा ये है प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर टुडेज टॉपिक्स। तो प्रायर नॉलेज क्या है उसको हम देखते हैं। तो ये सब पढ़ चुके हैं आप, मैं केवल आपको केवल रिवाइज करके बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलाऊंगा इसको, क्योंकि ये सब आपके पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। तो देखिए बेटा, पहले विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है, एक ऋणावेश होता है, नहीं नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इनको प्रकृति भी बोला जाता है। आवेश की प्रकृति क्या है, सब पूछा जाता है तो आप दो प्रकृति है क्या, एक तो नेचर इसकी पॉजिटिव हो सकती है और एक नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात आप जानते हैं सजातीय आवेश यानी कि लाइक चार्जेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव, उनको लाइक चार्जेस बोला जाता है। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा ये गलत लिख दिया गया है। ठीक है, इसको मैं सही करूंगा, आपको बाद में इसको सही करके दे देंगे। क्या सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित। आप ध्यान दीजिएगा इसको कि यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, इसको आप प्रतिकर्षित समझे। ठीक है, और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आपको करेक्शन कर देंगे बाद में। तो आप फिलहाल यही समझिए इसको। नेक्स्ट, इसमें क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इंग्लिश इंग्लिश वर्जन में सही है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए बेटा, तीसरी बात है जो आपको जाननी जरूरी है, और आपने जान चुके हैं इसको, जो कि है कूलम का नियम, कूलम लॉ, जो कि आप दो बिंदुओं के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उसको बतलाता है। यानी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तथा यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कहने का तात्पर्य है कि जितने बड़े आवेश होंगे उतना ही बड़ा बल लगेगा, ठीक है। और यानी कि दोनों के गुणनफल ज़्यादा होंगे तो बल भी बड़ा होगा, दूरी ज़्यादा होगी तो बल छोटा होगा, क्योंकि वित्क्रमानुपाती का मतलब दूरी के वर्ग के वित्क्रमानुपाती। दूरी का वर्ग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बल कम होता चला जाएगा, ठीक है। और बल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ये तो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा होगा दोनों को जो जोड़ने वाली जो लाइन है दोनों बिंदु आवेशों को, उस लाइन के अनुदिश होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, जल्दी से इसको देख लीजिए। एक माना कि यहाँ पर Q1 आवेश है बेटा, और यहाँ पर एक हमने Q2 आवेश रख दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, फर्ज कीजिए इस उदाहरण के तौर पे हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण बल लगना है, ये हम जानते हैं। तो कैसे होगा, Q2 आवेश पर एक बल लगेगा, वेक्टर F21, आप समझ रहे हैं, डायरेक्शन आपके सामने दिख रही है आपको, ये डायरेक्शन दिख रही है बेटा इधर को, जो कि Q1 लगाएगा Q2 पर बल, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं ये Q2 पर बल है, यानी कि पहले 2 आया है यहाँ पर और बाद में 1 आया है, यानी कि Q2 पर बल है Q1 के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से बल लगेगा वेक्टर F21, जिसका वैल्यू ये बेटा आपके सामने, जो कि आप कूलम के नियम में पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू R21 कैप, ठीक है। इसको भी समझते हैं। और फिर अभी दूसरा बल लगेगा Q1 पर, जो बल लगेगा अब की बार क्या है, Q1 पर बल है, यानी कि 1 पर बल है, तो F1 पहले आया और 2 बाद में आया, यानी कि 2 के द्वारा, Q2 के द्वारा Q1 पर बल फैक्टर F12 वेक्टर ये वाला, ठीक है, जिसका वैल्यू आपके सामने है, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब इसमें ये चीज़ें आप समझ चुके हैं लेकिन पहले से भी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमने पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि विद्युतशीलता निर्वात की। और एप्सिलॉन r क्या है, वो माध्यम जो इन दोनों के बीच में जो माध्यम होता है बेटा, उस माध्यम का क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता हम जानते हैं उसको। आपेक्षिक विद्युतशीलता से मतलब कि जो माध्यम पे डिपेंड करती है, माध्यम बदलेगा तो आपेक्षिक विद्युतशीलता बदल जाएगी। कभी कभी इस फॉर्मूले को कंफ्यूज ना करें आप लोग, एप्सिलॉन आर कोई ज़रूरी नहीं हमेशा लिखना है, एप्सिलॉन आर आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कब, जब निर्वात हो या वायु हो, इन दोनों के बीच में। निर्वात और वायु के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, उस केस में छोड़ सकते हैं अगर यहाँ बीच में वायु या निर्वात हो। बाकी बात रही Q1 Q2 तो चार्जेस हैं ही, आर क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और ये R21 कैप क्या है, ये केवल एक सदिश है, एकांक सदिश है, जो कि केवल दिशा बतला रहा है। R21 कैप की डायरेक्शन क्या होगी, जो कि Q2 Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश है, यानी कि इधर से इधर तक का वेक्टर, ये वाला वेक्टर उसका एकांक सदिश है। वैसे ही R12 कैप क्या है, वो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, यानी कि इधर से इधर की तरफ का वाला वेक्टर और उसका एकांक सदिश, ठीक है, वो ये है। केवल डायरेक्शन बताने के लिए कैप, चूंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो इस जो, और फिर तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि यह बल जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो ये दोनों आवेशों को जॉइनिंग लाइन है ये वाली, इसके अनुदिश आप देख रहे हैं, दोनों के दोनों बल वेक्टर F21 भी और वेक्टर F12 भी इसी डायरेक्टली सी लाइन पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके थे बेटा। और ये डिस्टेंस r जो मैंने बताई थी कि डिस्टेंस r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स, विद्युत क्षेत्र से। पहला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको समझते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र डेफिनेशन आप कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, किसी स्रोत आवेश क्या होता है, वो स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज किसे बोलते हैं, सोर्स चार्ज वो होता है बेटा जो, जिसकी वजह से हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, जो जो चार्ज हमारा विद्युत क्षेत्र को डेवलप करता है उसको विद्युत सोर्स चार्ज कहते हैं। तो उस सोर्स चार्ज के चारों ओर अगर हम किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई एक परीक्षण आवेश रखें, परीक्षण आवेश क्यों बोलते हैं, अब ये बात आती है कि परीक्षण क्यों बोला, चार्ज तो वो भी एक आवेश है, परीक्षण आवेश भी, लेकिन उसको परीक्षण या टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो परीक्षा करता है। क्या परीक्षा करता है, यह परीक्षा करता है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं। पर परीक्षा कैसे करेगा, अगर उस पर बल लगेगा, उस टेस्ट चार्ज पर बल लगेगा तो वहां विद्युत क्षेत्र है, और नहीं लगेगा तो इसका मतलब वहां विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो लिखा है, कोई पढ़िए आप डेफिनेशन को, किसी स्रोत आवेश प्लस कैपिटल Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या करता है, कोई अन्य जो परीक्षण आवेश है, वो परीक्षण आवेश का अपने कैसे लेना है, धन परीक्षण आवेश प्लस स्मॉल q, आप देख रहे हैं, स्थिर विद्युत बल का अनुभव करे, ठीक है। अगर वो बल का अनुभव करता है तो वहां विद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है बेटा,
वेक्टर क्वांटिटी है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है? धनावेश पर लगने वाले बल। जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन चाहते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वहां पर आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि मान लीजिए ये चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, जो हमने यहाँ पर बताया सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज। ठीक है, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, मैंने कहा कोई भी आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है। ठीक है, जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब फील्ड की पहचान कैसे करेंगे? फील्ड की पहचान करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमें एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखना होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना होता है। ठीक है, कहीं पर भी किसी बिंदु पर जहां पर आपको वहां की पहचान करनी है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है या नहीं। तो वहां पर जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम जब रखेंगे, तो उस पर अगर बल लग गया तो बल लग गया, मतलब विद्युत क्षेत्र है, नहीं लगा तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक आवेश हमने प्लस स्मॉल क्यू, जो कि हमने परीक्षण चार्ज यहाँ पे रखा, परीक्षण आवेश। तो इस पर देखते हैं कि क्या एक बल लगता है। तो निश्चित आप जानते हैं कूलम का नियम, आप जानते हैं, दो बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच में बल लगता है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है तो निश्चित है प्रतिकर्षण बल लगेगा, और किधर लगेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी कि इधर की तरफ लगेगा, जो कि इसको मिलाने वाली रेखा आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, उसके अनुदेश ये लगेगा ये बल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे किसी बिंदु पर इस प्लस क्यू आवेश को रखते हैं, तो चलिए पहले इसका वैल्यू देख लेते हैं। वेक्टर एफ का वैल्यू कितना आएगा, जो कि आप पढ़ चुके हैं कूलम के नियम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। पुनः बता रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन आर का वैल्यू आप एक रख सकते हैं अगर बीच में माध्यम निर्वात है या वायु है। ठीक है, तो आप एक रख लेंगे, तब फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू जो सोर्स चार्ज है, स्मॉल क्यू जो कि टेस्ट चार्ज है, का गुणा बटे आर स्क्वायर। आर के दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, और आर कैप जो है, जो दिशा बतला रहा है, दिशा किधर को, प्लस क्यू चार्ज से लेकर के, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज से लेकर के इस चार्ज से इस स्मॉल क्यू चार्ज है, इसकी डायरेक्शन में एकांक सदिश है ये आर कैप। चलिए, तो यहाँ पे लिखा भी है आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और तथा आर कैप क्या है, परीक्षण आवेश जो प्लस क्यू का इस स्रोत आवेश, इस स्रोत चार्ज है कैपिटल प्लस क्यू के सापेक्ष से सदिश का एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब इस चार्ज को माना कि हमने दूसरी जगह रख दिया, देखिए आप सामने है, तो अब की बार बल ये डायरेक्शन में लगा बेटा। ठीक है, पहले इधर लगा था, अब इधर लगा। देखिए ये आप देखेंगे कि वृत्त, अगर वृत्त को आप सोचे, यहाँ पे कल्पना करें एक वृत्त की, या वृत्त की बजाय स्फेयर की कल्पना करें। ये तो 2D में आपको दिख रहा है, लेकिन 3D में आप देखेंगे तो एक स्फेयर की कल्पना करें अगर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने रखा तो इधर को लगा, जो कि त्रिज्या होती है स्फेयर की या वृत्त की। ठीक है, यहाँ पर रखा तो इधर को लगा, यानी कि त्रिज्या की डायरेक्शन में। ऐसे ही हम आगे रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो त्रिज्या दिशा में फिर ये बल लग रहा है, यहाँ पर रखते हैं तो त्रिज्या दिशा में ये बल लग रहा है, और आगे रखते हैं तो त्रिज्या दिशा में बल लग रहा है। तो आप देख रहे हैं त्रिज्या बाहर की ओर है। ठीक है, इस पर बल बाहर की ओर को बल लगता है। क्यों लगता है बाहर की ओर को? क्योंकि जो स्रोत चार्ज हमारा वो कैसा है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये अंदर की तरफ बल लगता है। ठीक है, तो ये, यानी कि यहाँ पर सभी जगह इन इस टेस्ट चार्ज पर बल लग रहा है, इसका मतलब इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। कौन डेवलप कर रहा है? ये डेवलप कर रहा है, ये जो सोर्स चार्ज है। ठीक है, यानी कि कोई भी आवेश कहीं पर होगा तो निश्चित है कि वह उसके उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा स्वतः ही। ठीक है, जिसकी हमने परीक्षा इस तरह से कर ली। तो देखिए, यदि स्रोत आवेश धनावेश है, जो कि हमारा यहाँ पर है, इस कंडीशन में धनावेश है, तो यहाँ पर क्या है, त्रिज्यता है बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड से रेडियस है सारी। ठीक है, रेडियस, ये रेडियली आउटवर्ड्स लगेगा बल। अभी हम थोड़ा सा और समझते हैं, नेगेटिव चार्ज को लेके चलते हैं, सोर्स चार्ज के बाद नेगेटिव लेके चलते हैं बेटा। तो यदि स्रोत आवेश ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या होता है, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है त्रिज्यता अंदर की होती है, रेडियली इनवर्ट्स होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अब देखिए माइनस क्यू चार्ज लेंगे तो आप, मैं मुझे लगता है कि माइक आपके ऑफ है, लेकिन अगर मैं आपको पूछता तो निश्चित रूप से आप सभी लोग अच्छे से इसको बता पाते कि ये माइनस क्यू चार्ज है। तो इस पर हम परीक्षण करेंगे तो टेस्ट चार्ज हमने हमेशा लाना कैसा, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव आवेश पर जो बल लगता है जिस दिशा में, उधर को विद्युत क्षेत्र होता है। तो निश्चित है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये आकर्षित करेगा इसको, यानी कि आकर्षण बल इधर की तरफ को बल लगेगा। पहले लग रहा था इधर धनावेश की वजह से, अब की बार क्या है, ऋणावेश आ गया, तो इसलिए इधर को बल लगेगा। ये भी त्रिज्यता है लेकिन अंदर की ओर है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे हम आवेश रख रहे हैं तो इन पर बल लग रहे हैं, हमेशा इधर को लगेंगे, रेडियली इनवर्स, त्रिज्यता अंदर की ओर बल लग रहे हैं बेटा। देख देख पा रहे होंगे आप अच्छे से इनको, ध्यान से देखिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे तो। अब देखते हैं हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र तो होता है, कब कोई आवेश होता है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की पहचान कैसे करते हैं, कोई भी वहाँ पर कोई भी क्षेत्र है, माना फील्ड है, आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर वहाँ पर आपने कहीं पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, अगर उस पर फोर्स लगा, वो चला, तो समझिए कि आपके रूम में विद्युत क्षेत्र है। अगर वहाँ वो नहीं चलता है, उस पर फोर्स नहीं लगता है, तो आपके रूम में विद्युत क्षेत्र नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट चार्ज की इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखते हैं। क्षेत्र तो है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, माना है कहीं पर किसी आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, लेकिन विद्युत क्षेत्र हर जगह बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है बराबर भी हो सकता है न भी हो, ठीक है। तो उसकी उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसका उसको हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो सकती है। तो देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए आपको पहले डेफिनेशन जानना जरूरी है। बहुत ध्यान से इनको सीखिएगा, क्योंकि कल आपको संभवतः ऐसे बेस न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले वगैरह नहीं आएंगे तो फिर आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो इसलिए ध्यान से समझिए इनको कि कैसे आप इसको करेंगे। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बेटा, वो होती है उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप निकाल रहे, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे, उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश। ध्यान से सुनिए, उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश, एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव एकांक धनावेश, एकांक से मतलब एक कूलम का, ठीक है, एक कूलम का चार्ज आप रखेंगे पॉजिटिव। उस पर जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर होगी, ठीक है। और उसी आवेश को आप दूसरी जगह रखेंगे, पॉइंट चेंज कर देंगे, तो बल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो तीव्रता भी चेंज हो जाएगी। यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तीव्रता हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, फिर से देखिए, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, दिशा होती है इसमें, जिसकी दिशा किधर होती है, उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होते हैं। धनावेश पर जिस दिशा में बल लगेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक बिंदु O है, आपको दिख रहा है यहाँ पर बिंदु O। यहाँ पर हमने रख दिया एक चार्ज, कौन सा वाला, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज। तो इसके चारों ओर आप समझ चुके होंगे अब तक, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अब हम इसके चारों ओर में से किसी एक बिंदु पर हम तीव्रता निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं, हम पहले हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र इसकी वजह से किधर को ना, रेडियली आउटवर्ड, आप समझ चुके हैं। पहले आपने देखा कि धन आवेश होता है तो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, तो ये दिखा है यहाँ पर, आपकी बुक में भी है ये क्षेत्र शायद, ठीक है, इस तरह से ये रेडियली आउटवर्ड है। लेकिन अगर ऋण आवेश हो, जैसे कि यहाँ पर है ये वाला माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर इसके चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र होगा निश्चित है, तो लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, रेडियली इनवर्ट्स होती है, इस तरह से। अब देखते हैं, माना कि एक पॉइंट पी हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है, एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा, जो कि यहाँ से इस आवेश से, प्लस कैपिटल क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित है पॉइंट पी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने कहा था जिस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर आपको एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का वैल्यू निकालना है और बल की दिशा भी निकालनी है। तो एकांक धनावेश की बजाय हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश रख लेते हैं, जो कि हमने रखा इतना कितना, प्लस स्मॉल क्यूब आवेश रखा, इस पर बल निकाल लेंगे, फिर इससे हम भाग कर देंगे तो एकांक आवेश पर बल लगा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस पर बल हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए वो बल है वेक्टर एफ आर, आर से मतलब है आर, आप कंफ्यूज ना करें, आप खाली वेक्टर एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर को दिखाने का मतलब सिर्फ ये था कि ये पॉइंट जो पी है ना, वो इस सोर्स चार्ज से आर दूरी पर है, ठीक है। तो यहां से इसका स्थिति सदिश अगर देखेंगे तो वेक्टर आर है, इसलिए ये आर लिखा गया है कि आर दूरी पर स्थित बिंदु पर जो बल लग रहा है, ठीक है, वहां पर रखे आवेश पर, क्यू आवेश पर बल लग रहा है, वो वेक्टर एफ आर है, ठीक है। अगर ये एफ आर है सपोज, तो कितने आवेश पर बल लगा बेटा, ये एफ आर, क्यू आवेश पर, क्यू आवेश पर बल है कितना, एफ आर। तो एक कूलम पर कितना होगा समझ सकते हो, 10 कूलम पर बल है 50 न्यूटन, सपोज करिए। तो एक कूलम पर कितना होगा आप समझ सकते, कम होगा निश्चित है। तो आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 50/10 यानी कि 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का बल है। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे आप कि क्यू से इसको भाग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमको। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा किधर की तरफ, विद्युत क्षेत्र होगा जिधर को बल लगा, धनावेश है क्योंकि ये क्यू आवेश कौन सा था, धनावेश था, तो इस पर जो बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी। वेक्टर ई आर है सपोज, तो वेक्टर ई आर का वैल्यू क्या होगा, अभी मैंने समझाया आपको कि आप जो बल लग रहा है क्यू आवेश पर, उस बल में
क्यू का भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा, एकांक धनावेश पर बल आएगा, यानी कि 1 कूलम के आवेश पर बल आ जाएगा। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी आवेश पर, किसी बिंदु पर आपको इस बिंदु पर तीव्रता निकाले, तो यहाँ पर आप एक क्यू आवेश रख देंगे। क्यू आवेश पर आप बल कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कूलम का नियम आप जानते हैं उससे निकाल लेंगे। ये बल कैलकुलेट हो गया, उससे बाद आपको क्या करना है, क्यू से भाग कर देना है, बस आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो सिंपल सा है। ठीक है, तो ये क्या है, एफ आर क्या बताया था मैंने, बिंदु पी पर रखे प्लस क्यू आवेश पर बल है। ठीक है, और ये क्या है, ई आर क्या है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से करते हैं, माना कि ये आवेश है नेगेटिव चार्ज, तो इसके कारण भी अगर इस बिंदु पर आप तीव्रता निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप क्या करना है, प्लस क्यू आवेश रख देंगे, एक स्मॉल क्यू। ठीक है, और इस पर बल कैलकुलेट कर लेंगे। अब की बार आपको समझ में आ रहा होगा कि बल किधर को लगेगा, अब इधर तो लगेगा नहीं क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये आकर्षित करेगा, बल इधर लगेगा। तो बल धनावेश ये है, इस धनावेश पर बल इधर लग रहा है, तो धनावेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है, ठीक है, धनावेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, यानी कि इधर ही क्योंकि अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये है विद्युत क्षेत्र, आप ऐसे नहीं, और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे दिशा, आप समझ रहे हैं कि धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में इसकी डायरेक्शन आप कर लेंगे। तो देखिए, आप इस फॉर्मूले को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, अगर मैं क्यू को इधर ले जाऊं बेटा, इसके साथ ये दूसरी साइड पक्षांतर कर दें इसको, ठीक है, तो क्या होगा, क्यू भाग में है तो गुणा में चला जाएगा। तो ये भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपको विद्युत क्षेत्र दे दिया किसी बिंदु पर, और कहा कि वहां पर अगर एक आवेश रख दिया हमने, क्यू आवेश रख दिया, बताइए उस पर बल कितना होगा, तो आपने क्या करना है, आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणा कर देना, बल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का ये दूसरा रूप है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक देखें, ऐसा ही मात्रक देखें, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र ये है ना, तो इसका बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक आप जानते हैं कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होता है। विमा देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा देखें आप, तो क्या करेंगे, बल की विमा आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं 11th में, एम एल टी माइनस टू आपने पढ़ा होगा। और क्यू, इसको शायद आप न जानते हो, तो अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए बेटा, एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक है, आई धारा गुणा आवेश, तो इसका जो विमा होती है, क्योंकि विमा, धारा के लिए हम विमा लेते हैं बेटा एम्पियर से, मतलब ए, और समय के लिए आप जानते हैं टी, तो क्या लेंगे, क्योंकि विमा क्या लेंगे, ए टी। ध्यान याद रखिए, ये आगे आपको जरूरत पड़ने वाली है कि आवेश की विमा होती है बेटा ए टी, याद रखेंगे। ठीक है, तो ए टी आवेश की विमा हो गई, और एम एल टी माइनस टू किसकी विमा हो गई, वो हो गई बल की विमा। तो बल की विमा में आवेश की विमा का भाग दे देंगे, यानी कि एम एल टी माइनस टू तो यहाँ से आ गया, और अपने ए टी का भाग कर देंगे, तो कैलकुलेट होकर ये आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो विमा भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। कोई बिंदु आवेश है, आपने ये तो समझ चुके हैं कि कोई भी आवेश होता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र कितना होगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमको एक आवेश की कल्पना करनी पड़ेगी। एक कैसा, कोई भी आवेश के टेस्ट चार्ज की कल्पना करेंगे, और वहां पर उस आवेश पर हम बल निकालेंगे, और उस बल, जितना बल आएगा उस बल में उस आवेश का भाग कर देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी चीज को हम यहाँ पर, उसी थीम को लेकर चलते हैं, और वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक पॉइंट है बेटा हमारे पास ओ, तो इस पॉइंट पर हमने रखा है प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमको इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहाँ बिंदु पी है जो कि आर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और इस वेक्टर आर यहाँ दिखा रखा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वेक्टर, यहाँ इसका टेल है, यहाँ इसका हेड है, पी पर हेड है, तो ये है पी का सदिश किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष, या प्लस क्यू के सापेक्ष कह सकते हैं आप, वो वेक्टर आर है। ठीक है, और इसका परिमाण लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी है, आर। ठीक है, आर दूरी पर स्थित बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता निकालने, जैसे मैंने आपको समझाया कि वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक आवेश की कल्पना करनी पड़ेगी, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, स्मॉल प्लस क्यू, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इस पर हम बल कैलकुलेट कर लेंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो स्रोत बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, इस वाले आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित इस पॉइंट पी पर, ठीक है, प्लस क्यू परीक्षण आवेश पर बल हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, कूलम का नियम वही लगाएंगे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इस एफ आर का वैल्यू कितना आएगा, कितना, एफ आर इजकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू आर कैप, आप समझ रहे होंगे आर कैप क्या, इस ये जो वेक्टर आर है ना बेटा, ये वाला वेक्टर आर, इसका स्थिति सदिश, इसका एकांक सदिश, ये स्थिति सदिश है बिंदु पी का, ओ के सापेक्ष, तो इसका एकांक सदिश, यानी कि इस डायरेक्शन में एकांक सदिश, तो एकांक सदिश का गुणा करने से परिमाण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका परिमाण एक होता है। ठीक है, इसलिए परिमाण तो यही रहेगा, ये केवल और केवल दिशा बतलाने के लिए, जैसे कि आप पहले भी पिछली 2-3 कक्षाओं में आपने को बताया गया था, सर लोगों ने आपको समझाया था अच्छे से एकांक सदिश क्या होता है।
ठीक है, और वैसे भी 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसको। और ये जो लाइन हमारी ग्रीन लाइन जो बनी थी, ये था, आपको पता है कि जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, तो ये बल इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जहाँ आर कैप मैंने बताया, क्यू, कैपिटल क्यू आवेश से पी की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है, ये है। अब हम निकालेंगे क्या, पी पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने बताया था कि जितना बल यहाँ पे लगेगा ना, इस क्यू आवेश पर बल लगा ये वाला, तो आपने क्या करना है, इसमें इसका भाग कर देना, सिंपल सा, ठीक है। जो पीछे आपने पढ़ा था पिछले वाले में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पे निकालनी, तो वहां पर एक आवेश होगा, उस आवेश पर आप बल निकालेंगे और बल में उस आवेश का भाग कर देंगे। तो हम वही काम करते हैं यहाँ पर। ई आर में क्या करेंगे, ई आर बराबर क्या करेंगे, एफ आर बटे क्यू कर देंगे, ठीक है बेटा। ये एफ आर, ये बल आया था, इसमें किस पर बल था, ये क्यू आवेश पर बल था, इस पर बल एफ आर था, जो कि इसका वैल्यू है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस बल में इस क्यू आवेश का भाग कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसमें से क्या होगा, भाग करेंगे तो ये क्यू हट जाएगा यहाँ से, बस बाकी सब वही रहेगा, बाकी सब वैसा का वैसा फॉर्मूला आ जाएगा बस। ई आर बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जरूर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बेटा आपका सिलेबस और ये जितना आज का जो हमारे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट करने हैं, तो आधे घंटे के अंदर। तो कोशिश करेंगे कि अगर ये पूरा हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगर छूट जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम पे देखा जाएगा। चलिए, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र बेटा। अगर अभी तो हमने विद्युत क्षेत्र एक पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा, एक केवल एक सिंगल चार्ज था, उसकी वजह से फॉर्मूला आप याद, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कल न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है। आगे भी जरूरत पड़ेगी, ये याद नहीं होगा तो बेस है बेटा, सारा सारा ये पूरा लेसन आपका बेस है आगे के लिए। तो ये आपके फॉर्मूले याद हो गया होगा कि वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, इंटू आर कैप। आप क्या करेंगे, आर कैप क्या होता है कि वह है क्या, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये ठीक है, एकांक सदिश है। और अगर वो धनावेश है जिसकी वजह से तीव्रता है, तो वो आवेश से दूर होगा, और अगर ऋण आवेश है तो आवेश की ओर होगा। तो चलिए, अब बात करते हैं हम क्या, आवेशों के निकाय। आवेश का निकाय से मतलब क्या होता है, निकाय से मतलब बेटा होता है कि एक नहीं, एक से अधिक आवेश, अगर मान लीजिए 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8, 10, 20, 50, एन आवेश, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक सिस्टम बन जाता है, एक निकाय का पूरा सिस्टम बन जाता है, ठीक है, एक तंत्र बन जाता है। तो उस निकाय के जो निकाय है आवेशों का, उसके कारण विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आपने भी यही देख चुके आप कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश राशि है तो सदिशों की तरह ही इसको हम करेंगे, और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि आपने पिछले जो कल के लेसन में पढ़ा था, कल या परसों दोनों दिन आपने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सिंपल सा था उसमें कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हों, हमने बल के केस में पढ़ा था, यहाँ विद्युत क्षेत्र के केस में पढ़ेंगे कि बल जो होता है, नेट बल जो होता है, कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर क्या होता है, किसी आवेश पर क्या होता है कि वह सभी आवेशों के निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है। तो यहाँ पर तीव्रता है, तो तीव्रता में भी यही होगा कि किसी बिंदु पर, यहाँ आवेश पे नहीं होती तीव्रता, तीव्रता बिंदु पे होती है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर नेट तीव्रता आवेशों के निकाय के कारण क्या होगी, उस निकाय में उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग तीव्रताओं के योग, सदिश योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास ये 4 आवेश हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं, मान लीजिए इससे एक बिंदु है P, यहाँ पर आपको तीव्रता निकालनी है, नेट तीव्रता निकालनी है। तो आप अभी पढ़ चुके हैं Q1 के कारण, अगर केवल एक के कारण निकालना है, बड़ी आसानी से निकाल लोगे। जो पिछला फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसमें Q की जगह आप क्या करेंगे, Q1 रख देंगे, ठीक है, आ जाएगा। ऐसे Q2 के कारण भी निकल जाएगा, Q3 के कारण, Q4 के कारण, इन सब के कारण आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी दूरियां ले लेते हैं। ये R1P दूरी पर है, ये माना Q1 से R1P दूरी पर है, Q2 से ये देखें R2P दूरी पर है, Q3 से ये R3P दूरी पर है, Q4 से ये R4P दूरी पर है, ठीक है। ये दूरियां हैं बेटा, ठीक है। तो इस बिंदु P पर तीव्रता अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले Q1 के कारण, इसके कारण तीव्रता निकालेंगे, तो इस दिशा में तीव्रता होगी E1 है मान लीजिए। फिर इसके कारण तीव्रता निकालेंगे Q2 के कारण, इसका वैल्यू आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये वाला वैल्यू होगा, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूले, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर दूरी की जगह R1P ले लिया, ये वाली दूरी ले लिया, ठीक है। फिर हम करेंगे, ये दूरी है R1P कैप जो है यहाँ पर, वो है क्या, इस दिशा में एकांक सदिश है, और R1P क्या है, वो ये वाली दूरी है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे के लिए इस Q2 आवेश के कारण, तो तीव्रता क्या होगी, वो ए वाली होगी, E2 होगी, ठीक है। इस तरह से E2 का वैल्यू भी इसी तरह से, इसी फॉर्मूले से आप दे देंगे, ठीक है। अब आप करेंगे R2P क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। R2P कैप क्या है, वो इस दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। अब आप ऐसे इसी तरह से आप E3 निकाल सकते हैं, किसके कारण, Q3 के कारण।
यहाँ पर Q4 के कारण विद्युत क्षेत्र E4 का आ जाएगा। एक मिनट बेटा। एक मिनट बेटा है, मैं जरा मैसेज कर रहा हूँ सर को। हाँ ठीक है बेटा, अब इस तरह से आपने निकाल दिया। और इसके बाद आप देखें, हम यहाँ देखें, ये बल लगेगा, इस तरह से बल लगेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम क्या करेंगे, इन टोटल जो बल होगा, टोटल बल होगा बेटा कितना, ER, ये जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, सभी जो तीव्रताएं निकली हमारी E1 E2 E3 E4, इन सब का टोटल करेंगे। यहाँ पर हमने 4 दिखा रखे हैं, 4 की जगह n भी हो सकते हैं, ठीक है। n होंगे तो आप n तक का टोटल करेंगे, 4 होंगे 4 तक का टोटल करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे टोटल करेंगे, आप ये देखिए, E1 ये था, E2 ये था, समांतर चतुर्भुज विधि से आप इसको टोटल करेंगे तो क्या करेंगे, इसके समानांतर E2 के समानांतर E1 के हेड से, और E2 के E1 के समानांतर E2 के हेड से ये आप लाइनें बनाएंगे जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये टोटल आप वेक्टर बना देंगे, इन दोनों का टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये तो हो गया E1 और E2 का टोटल। E3 जो है आपका, अब E3 को इसके साथ ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, आप इसके साथ ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये E3 के समानांतर हमने बनाया, ये बनाया हमने इस वाले के समानांतर बनाया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का एक वेक्टर बना देंगे, ये बन गया। अब आपके पास क्या, ये वाला वेक्टर बन गया आपके पास E1 E2 और E3 का टोटल। अब आप इसमें E4 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, कि इसको और इसको लेके चलिए, बाकी को भूल जाइए आप, ठीक है। तो दोनों के समानांतर एक दूसरे के हेड से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये E4 के समानांतर बन गया, ये इस वाले वेक्टर के समानांतर बन गया, और यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वेक्टर, ये जो है हमारा टोटल ये आ जाएगा, ये 4 का आ गया। इसी तरह से आप और पांचवा जोड़ सकते हैं, छठा जोड़ सकते हैं, n तक आप जितने भी जोड़ना चाहें इस तरह से जोड़ सकते हैं, और तब ये आपके पास आ जाएंगे जो फॉर्मूले आपने पढ़े पढ़े थे, कि E1 का वैल्यू इस तरह से, E2 का वैल्यू, और ऐसे आप इसी तरीके से आप En तक चले जाएंगे और ये सब जोड़ देंगे। फिर आप अगर इसको समेशन सिग्मा के फॉर्म में, कल सर ने सिखाया था आपको, सिग्मा के फॉर्म में आप इस तरह से रख सकते हैं। 1/4πε0 सब जगह है, सब में है ये, ठीक है। इसमें क्यू भी सब जगह है, तो आपको क्या करना है, ये क्यू Q1 का वैल्यू आप Y1 से लेकर के N तक का आप इसको इसको करेंगे, RIP, और I का मतलब 1 से लेकर के P तक करेंगे, N तक करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं इनको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इसको, जल्दी इस कंप्लीट कर लेते हैं इस टॉपिक को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलता है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पर चलता है, ठीक है। आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पे बल लगता है, तो अगर वो स्वतंत्र चलने के तो चलेगा, जिस डायरेक्शन में वो चलेगा वो है हमारा क्या, विद्युत बल रेखा, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा काल्पनिक रेखा है, ठीक है। कोई ऐसी रेखा होती नहीं है, पर कल्पना करनी हमने कि जिधर को विद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर है तो उसमें अगर धनावेश रखेंगे, एकांक धनावेश, तो वो जिधर को चलेगा वो डायरेक्शन जो है बल रेखाओं की डायरेक्शन होगी। तो देखिए, ये एक माना कि ये वाली रेखा है, आपको आपके सामने ये बल रेखा मान लीजिए ये है, तो इस पर अगर आप देखें एक पॉइंट 1 है, तो इस पर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की रेखा को दिखाएगा पॉइंट 1 पर। पॉइंट 2 पर आप देखें स्पर्श रेखा यहाँ खींचते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा पॉइंट 2 पर। पॉइंट 3 पर देखेंगे आप तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विशेषताएं देखते हैं बेटा। एकल धनावेश के कारण, अगर केवल एक अकेला धनावेश है, वहाँ पे कुछ और है नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा कि रेडियली आउटपुट होता है, इनकी त्रिज्यता है बाहर की ओर होता है, जो कि आप जान चुके हैं, पहले भी मैंने बता दिया है, इसको बाहर की तरफ होगा। ऐसी अगर एकल ऋणावेश होता है तो उसमें बल रेखाएं त्रिज्यता अंदर की ओर होती हैं, यानी कि इस तरह से होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं में क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, याद रखिए समाप्त हो जाती है, क्लोज्ड वक्र नहीं है, क्लोज कर्व नहीं होते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। कहाँ से चलते हैं, धनावेश से चलते हैं, ऋणावेश पे समाप्त हो जाते हैं। कैसे चला, देखिए, धनावेश है ऋणावेश है, तो चलिए ये देखिए, पॉजिटिव से चला और नेगेटिव पे समाप्त हो गया। यहाँ से देखिए, पॉजिटिव से चला बाहर की तरफ, नेगेटिव की अंदर, नेगेटिव पे अंदर की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से बल रेखाएं बनती है। ये देखिए, पॉजिटिव से चला, नेगेटिव, इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे। किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में, जहाँ पे आवेश नहीं है बेटा, क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा कंटिन्यूस कर्व मानी जाती हैं
जो टूटती नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। और पांचवा इसमें है, क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कदापि नहीं काट सकती है, अन्यथा क्या होगा, जहाँ पे कटान बिंदु होगा वहाँ पे क्या होगा, हम दो स्पर्श रेखा खींच पाएंगे जो कि क्या बताएंगे हमको, एक ही बिंदु पर दो दो दिशाएं बताएंगे विद्युत क्षेत्र की, यानी कि जो कि कोई संभव नहीं हो सकता है। तो देखिए, अब देखते हैं, एक रेखा हमारी ये है और ये रेखा ये है, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कटान बिंदु, ये कटान बिंदु है, कटान बिंदु पर दो रेखाएं बन गई हमारे पास, ठीक है। अगर ऐसा संभव है तो देखिए कैसा होगा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, इस वाली नंबर एक पे हमने स्पर्श रेखा खींची, ये वाली नंबर दो पे खींची स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर हमारे पास दो रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आ गई, जो कि असंभव है। तो एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र हो सकता है, इसलिए यह भी संभव नहीं है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकें, ठीक है, तो नहीं काटती हैं, याद रखना। नंबर 6, प्रबल विद्युत क्षेत्र जहाँ होगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र वहाँ पर रेखाएं पास पास होती हैं, और जहाँ दुर्बल फील्ड होगा यानी कि वीक फील्ड होगा वहाँ पर दूर दुर्बल रेखाएं होती है। चलो देखिए कैसे, आपने अभी देखा था कि ये हमारे पास ये विद्युत बल रेखाएं इस तरह से होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर पास 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 है विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पे पास पास है, तो यहाँ पे प्रबल क्षेत्र होगा। देखिए प्रबल क्षेत्र को दिखा रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं दूर दूर है, तो यहाँ पर ये दुर्बल फील्ड को दिखा रहा है, ये दुर्बल फील्ड है, ठीक है। दो धनावेशों के निकाय के कारण, निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, जरा देखिए। दो धनावेशों का निकाय होगा तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसे होंगी, इस तरह से। ये देखिए, धनावेश से दूर, इधर भी धनावेश से दूर, इधर भी धनावेश से दूर, ठीक है, इधर से धनावेश से दूर, इधर भी धनावेश से दूर, ठीक है, इधर धनावेश से दूर, इधर धनावेश से दूर, ठीक है, ये धनावेश से दूर जा रहे हैं दोनों। दो ऋणावेशों के कारण के निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र की रेखा, दो ऋणावेशों के लिए, दो नेगेटिव चार्ज है, तो दो नेगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो उनके कारण क्या होती है, क्षेत्र की रेखाएं अंदर की तरफ होती है। देखो ये अंदर की तरफ है, ये अंदर ऋणावेश की तरफ जा रही है, ठीक है, ऋणावेश की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, धनावेश से दूर होती है, ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है, ये ऋणावेश की तरफ को जा रही है। एक समान विद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, जहां पर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है बेटा, वहां पर क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है, जरा देखिएगा। तो एक ये भी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, तो समझिए कि वहां पर विद्युत क्षेत्र एक समान है। देखिए ये समांतर है ना आपस में, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र बताता है। अब लास्ट टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव, इसको भी देख लेते हैं। तो मैम भी जुड़ चुके होंगे, सॉरी कहता हूँ मैम को कि थोड़ा सा लेट जरूर हो गई है, तो बच्चों थोड़ा सा प्यार करिए। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ सर। जी। हाँ हाँ हाँ। कल मेरी तो है, पर शायद वो लेंगे, नौटियाल जी लेंगे ना। चलो, चलो बेटा ठीक है। ये मतलब जितना हमने टॉपिक पढ़ना था बेटा, जल्दी जल्दी हो गया ये। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल केवल हमारा केवल इंट्रोडक्शन है इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इसको हम कल देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, आपका सबका यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ आपने ठीक से पढ़ा होगा। यूट्यूब वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा, लाइव को दोबारा से देख लीजिएगा। एक आध जगह आपको करेक्शन करने की ज़रूरत होगी, तो उसको हम करेक्शन करके आपको फिर दोबारा इसको भेज देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।